नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में आज से चली बसें, 54 दिन बाद 10 जिलों में रोडवेज की बस सेवा शुरू। फरीदाबाद में महामारी से एक और मौत, फरीदाबाद में मरने वालों की बड़ी संख्या। नहीं रुक रहा मजदूरों का पलायन, प्रशासन ने की सहयोग की अपील। और अब समाचार विस्तार से। फरीदाबाद जिले में महामारी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देर रात महामारी से एक और मौत हो गई। यहां एक 17 साल की युवती की वायरस से मौत हो गई। मृतक युवती ब्लड कैंसर से भी पीड़ित थी। ब्लड कैंसर के इलाज के लिए उसे फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महामारी की पुष्टि होने के बाद ईएसआई अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, लेकिन देर रात युवती की मौत हो गई। इसके साथ ही फरीदाबाद में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। जिले में अब तक महामारी के 137 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 69 ठीक होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल 63 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में गुरुवार को 25 और लोगों के वायरस संक्रमित पाए जाने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण के मामले बढ़कर 824 के करीब हो गए हैं। वहीं इस वायरस से मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंच गई है। हरियाणा में 54 दिन के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार से परिवहन सेवा दोबारा शुरू हो गई है। आज सुबह 8 बजे बस से चलना शुरू हो गई हैं। पहले चरण में सरकार ने 10 जिलों में बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसके बाद बस सेवा का विस्तार किया जाएगा। शुक्रवार से अंतर जिला बस सेवा शुरू हुई है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर बसों के रूट प्लान को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही बसों के संचालन के लिए नियम भी तय किए गए हैं। परिवहन मंत्री के अनुसार पहले चरण में अंबाला, भिवानी, हिसार, कैथल, करनाल, नारनौल, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक व सिरसा डिपो से बस सेवा शुरू हुई है। यहां से चलने वाली बस कुरुक्षेत्र, जींद, चरखी दादरी व फतेहाबाद जिलों को भी कवर करेगी। एक बस अभी 8:30 बजे चलेगी है करनाल से अंबाला के लिए, और एक बस हमारी 1:30 बजे जाएगी। और जैसे कि बातों का ध्यान रखना, उसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे जो भी पैसेंजर आएगा वो पहली बात तो ऑनलाइन उसकी टिकट बुक होगी, वही जा पाएगा। साथ में उसकी थर्मल जो स्कैनिंग होती है वो करते हैं, और अपने पूरे स्टाफ को हम जो भी इसमें स्टाफ लेके जाएगा, ड्राइवर कंडक्टर, उसको मास्क, सैनिटाइज वगैरह सब हमने प्रोवाइड करा दिए गए। कलायत के वार्ड नंबर 13 में आज से 4 माह पहले बनी गली जो धंसनी शुरू हो गई थी, उसका मामला अब गर्माता नजर आ रहा है। इसी के चलते वार्ड नंबर 13 पार्षद प्रतिनिधि वीडी बंसल ने मौके का मुआयना किया और तुरंत प्रभाव से गली को उखाड़ दिया और गली को दोबारा से बनाए जाने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। भवानीखेड़ा में देर शाम 4 बजे ठेके पर बैठे शराब ठेकेदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। ठेकेदार पर मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों ने लगभग 1 दर्जन राउंड फायर किए, जिसमें ठेकेदार को 2 गोलियां लगी हैं। घायल को उपचार के लिए भवानीखेड़ा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते उसे भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। लॉकडाउन में बेबस दिहाड़ीदार मजदूरों का मुसीबतें पीछा ही नहीं छोड़ रही। हर तरफ से आफत से घिरा मजदूर बस बेबस और लाचार है। कल शाम को आए तेज आंधी, तूफान और बारिश की वजह से ये मजदूर का घर ढह गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में मजदूर का परिवार बाल बाल बच गया। हालांकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मजदूर का सारा परिवार घर में ही मौजूद था। इन मजदूरों के लिए बेबस, लाचार और मजबूरी जैसे शब्द भी कम पड़ गए हैं, जिसके चलते इन मजदूरों ने सरकार से मदद की अपील की है। कल जी 5:30 बजे आंधी तूफान आया था। हम खाना पीना बना रहे थे, ऐसे ही हालन लग गया, हम बाहर निकल गए। मेरे ससुर जी का चोट भी लग रही है, हम बाहर निकल तरी पड़ गया एकदम। तो क्या पहले अंदेशा हो गया था गिरने वाला है? हाँ, पहले हालन लग गया था यो। तो चोट किसको लगी? मेरे ससुर जी को लगी है।
तो अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इसका जी कुछ बन जाए तो यो मुकाम हट के गरीब मानस जमा कुछ खाने का भी नहीं हमारे पास। आंखों में आंसू, होंठों पर सिसकियां और घर की वापस जाने की उम्मीद। मजदूरों का रोजगार खत्म हो चुका है और अब उनकी जान पर बन गई है। मजदूरों के साथ में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, मगर उम्मीद वही कि हम एक ना एक दिन घर जरूर पहुंचेंगे। मजदूरों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि उन्हें घर वापस पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा है कि वो कोरोना से पहले भूख से मर जाएंगे। इस तरह से मजदूरों की आंखों में आंसू हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या मजदूरों का दर्द सिर्फ भाषणों में ही सुनाई देगा? अपने घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। कितने दिनों से कहाँ से चले थे आप? 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले? कुछ भी नहीं मिल रहा, पर किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो भूखे चल रहे हैं। हम अपने घर जाना चाह रहे हैं, मैं घर पहुँचा, हम यहीं नहीं रहेंगे। इतने दिन हो गए हम भूखे हैं, पेट में कुछ खाना भी नहीं गया है। स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स व खाद्य सामग्री भेंट की। सुभाष चंद्र ने कहा है कि इस महामारी को सोशल डिस्टेंस व सावधानियों के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे संरक्षक, प्रदेश के संरक्षक, ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से आज हमारे शहर के जो सफाई दरोगा हैं और इनके साथ साथ जो हमारे सफाई के निरीक्षक हैं, मुख्य निरीक्षक और उनके सहयोगी, उन पूरी टीम को आज ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र और हेल्थ ड्रिंक ये देकर के इनका सम्मान किया और इनको एक एहसास और एक आभास ये कराया कि इस विपदा की घड़ी में, वैश्विक आपदा की घड़ी में पूरा समाज, पूरे देश का समाज, प्रदेश का समाज, हर वर्ग, हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके साथ हैं। देश में फैली वैश्विक महामारी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को लॉकडाउन करते हुए फैक्ट्री मालिकों से अपील की थी कि वे अपने मजदूरों की सैलरी ना रोकें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद भी फैक्ट्री मालिक वर्करों का उनका मोहताना नहीं दे रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 59 में देखने को मिला, जहां 40 से 50 कंपनी के कर्मचारी गेट के बाहर अपनी सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के प्रबंधक उन्हें मार्च का ओवरटाइम और अप्रैल की सैलरी नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने खाने पीने की दिक्कतों का सामना करने की मुश्किल का झेलना पड़ रहा है। वहीं जब कंपनी के जीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पेमेंट ना देने की तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के चलते कंपनी बंद थी, इसलिए उनकी सैलरी नहीं बन पाई। लेकिन कुछ वर्कर आज ही सैलरी देने की मांग कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। उन्हें 1 या 2 दिन में सैलरी दे दी जाएगी। यहाँ पे सर जी क्या है, मार्च का ओवर टाइम नहीं मिला, अप्रैल का अभी तक पैसा नहीं मिला और कुछ क्लियर भी नहीं कर रहे हैं। परमिशन कम लोगों को मिलने की वजह से सप्ताह में 1-1 दिन ड्यूटी हो रहा है गैप करके अल्टरनेट, इसका भी कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं कि 3 दिन का मिलेगा। पिछले पैसे भी रुके हुए हैं, इसलिए हम खुद इकट्ठे हुए हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास रेंट नहीं है, किसी के पास राशन का पैसा नहीं है। तो सैलरी रुकी हुई है, क्या परेशानी है इस बार? सैलरी रुकी हुई है सर। सैलरी रुकी हुई है सर। तो कितने महीने की सैलरी है, क्या कितना? अप्रैल की सैलरी रुकी हुई है और मार्च का ओवर टाइम रुका हुआ है सर। तो क्या कंपनी प्रबंधक से बात नहीं हुई आपकी? वो कह रहे हैं कि अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है। केशव जी, कंपनी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, सैलरी ना मिल रही है, उनकी उस बात को लेकर क्या कहना है इस बारे में? ऐसा कुछ मैटर नहीं है। हमारे इधर जनरली हर महीना सैलरी जो है लेबर लोग की 10 तारीख तक सारी क्लियर हो जाती है, इंक्लूडिंग ओवर टाइम जी। बट इस बार क्योंकि लॉकडाउन पीरियड था तो हमारे ऑफिस भी बंद थे, तो इनका सब सैलरी वैलरी बनाने में थोड़ा सा लेट हुआ है जी। और बट लेबर की डिमांड है कि हमको सैलरी आज ही चाहिए। तो 30 से 40 कर्मचारी हैं जो कंपनी के गेटों पे पहुंच के प्रदर्शन कर रहे हैं। और सब लोगों का मार्च तक का सारा ड्यूज क्लियर हो चुका है, सिर्फ अप्रैल का ड्यू पेंडिंग है, वो भी जल्द क्लियर हो जाएगा।
महामारी के चलते लॉकडाउन में भी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर प्रवासी मजदूर सरकार और प्रशासन के दावों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं और मजदूरों को चाहिए कि वे प्रशासन का सहयोग करें। लोगों की सूचना हमें मिली है कि कोई तरावड़ी से पैदल लोग गए हैं, तो उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि प्रशासन ने शेल्टर होम तैयार किए हुए हैं, शेल्टर होम में रुकें, वहाँ उनकी मेडिकल जांच होगी, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसके बाद प्रशासन उनको बस या ट्रेन के ज़रिए निःशुल्क बिना किसी खर्चे के उनके गृह जिले में और गृह राज्य में भिजवाएगा। सबसे मेरी अपील रहेगी और ऐसे जो भी लोग हैं, हमने हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और SHOs को भी डायरेक्शंस दी हैं, कोई भी इस तरह के लोग सड़कों पर मिलेंगे तो उनको हम शेल्टर होम में रखेंगे और उनको अच्छे तरीके से उनका देखभाल की जाएगी और उनको उनके गृह राज्य में भिजवाया जाएगा। सफेदों में जैन मंदिर के पास बड़े भाई ने छोटे भाई का तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया था। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी बड़ा भाई मौके से फरार हो गया था। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस ने कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन इस अवसर पर मौजूद वार्ड के पार्षद गौरव रोहिला ने कहा है कि मृतक के परिवार की महिलाओं द्वारा पुलिस को बुधवार को ही सूचना दे दी गई थी कि आरोपी देवेंद्र से परिवार को खतरा है, लेकिन पुलिस द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया। पार्षद का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद मृतक भूपन आज जिंदा होता। वहीं दूसरी तरफ सिटी थाना प्रभारी देवीलाल ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। SHO देवीलाल ने कहा है कि पुलिस को सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उससे पहले ही आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने ढूंढने पर गिरफ्तार भी कर लिया है। ये वार्ड का पार्षद हूँ, तो ये जो पारिवारिक झगड़ा इनका 2-3 दिन से चल रहा था, लेकिन आज तो उस झगड़े में आता इतनी होगी कि ये लड़का जो है जिसने मारा है, जिसका नाम ये चांदी बोलते हैं घर में, और देवेंद्र नाम है उसका, जिसने मारा है, वो इस पूरे परिवार के पीछे पहले तो उसने घर वाले को पीटा, उसको बुड़कों से खा रखा सुबह। अभी भी आप उसको देख सकते हैं, ऐसे बुड़कों से खा रखा था। अपनी माँ को उसने पीटा 11:32 पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सारा परिवार बाहर आके बैठ गया और सीधा मेरे घर पहुंचा भी, ऐसे हमारे साथ जाती हो रही है, आप हमारे साथ चलो जी। मैं बोला आप अपने घर चलो, मैं वापस आता हूँ। मैं उसके बाद थाने में गया जी। 11:32 जब वो बर्फी लेके पीछे आया था तो मैंने चौकी में फ़ोन किया था 11:32 पे कि ऐसे ऐसे यहाँ झगड़ा हो रहा है जी और आप मौके पर आ जाओ। उस टाइम मौके पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने 10-15 मिनट इंतजार की। मैं थाने में गया। थाने में कहा जी मैं ऐसे दिक्कत हो रही है, वो शराबी आदमी है और ऐसे सारे परिवार को परेशान कर रखा है। अब अगर आप नहीं लोगे तो कौन लेगा? बोले उसका थोड़ा बहुत देर में नशा उतर देगा, फिर पकड़ के लेके आएंगे। उसका नशा उतरा नहीं, उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। ये मतलब मैं बिल्कुल दिली दुखी आत्मा से बिल्कुल ये सच मार के कहता हूँ कि अगर पुलिस सभी सही समय पर कार्रवाई करती तो आज ये मर्डर नहीं होता। पता लगा कि इस तरह की कोई बात हुई है तो मैं मौके पर वहाँ पहुँचा था। और उसके बाद ये पता चला कि अस्पताल आए हुए हैं, तो यहाँ मैं आया था। इसकी माँ के स्टेटमेंट पर पर्चा दर्ज बताया जाता है कि कल भी थाने में इतला दी गई थी और आज सुबह भी इतला दी गई कि ये मारने के लिए। देखिए मैं उस चीज़ की जाँच करूँगा। ऐसी तो मेरी ख्याल में, मेरी नॉलेज में तो है नहीं कि कल कोई सूचना दी गई थी। सोनीपत में शराब घोटाले मामले में लगातार विपक्ष द्वारा घेरे जाने पर जसपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दुष्यंत चौटाला का जहां बचाव किया है, वहीं पूर्व मंत्री रहे और शराब मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र राणा को सभ्य व्यक्ति बताकर उनका भी बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र नारायण 2019 में पार्टी में शामिल हुए थे और पूर्व में ही वे किसी अन्य पार्टी में शामिल थे। उन्होंने बताया कि यह मामला भी 2016 का है। अब पार्टी प्लेटफॉर्म पर बैठकर विचार करेगी। सत्येंद्र राणा जी 2 बार के विधायक ही नहीं, एक सभ्य व्यक्ति रहे हैं। उनका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ये ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे वो साथी हैं, हमारे कलह से उन्होंने चुनाव लड़ा था। पार्टी मंच पे बैठ कर के इस सारी चीज़ को सोचेंगे। क्योंकि ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सारा जो एक्साइज मंत्री हैं उनका ही किया जा रहा है। देखिए, आरोप कौन कैसे लगाता है ये तो उनको सोचना चाहिए। जहाँ तक एक्साइज मंत्री की बात है, उनके पास तो नवंबर 2019 में राणा साहब ने ज्वाइन किया था। उससे पहले वो अन्य पार्टियों में थे। ये मामला को पुराना होगा 2015-16 का। इसका पूरा संज्ञान लेंगे, बैठ के विचार करेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।